नमस्कार, मैं हूं मनोज। और जब हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहली चिंता हर परिवार को, हर माँ-बाप को यही रहती है कि उनके बच्चे क्या खाएँगे, यानी उनका भोजन कैसा होगा, वो भोजन कैसे ग्रहण करेंगे और वो भोजन ग्रहण करने के बाद में कैसे स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता होती है, वो उनके बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो अच्छे बनेंगे या खराब बनेंगे। या बहुत सारे लोग शुरू से ही डिसाइड कर देते हैं जब उनके पेटों में बच्चे होते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, उनका बेटा डॉक्टर बनेगा, उनका बेटा एक वकील बनेगा। लेकिन ये छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता है कि ये क्या बनेंगे, इनके पास कैसा हुनर है, ये क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो जब भी आप अपने बच्चे के स्कूल का सिलेक्शन करें, जब भी उनको ऑफिशियल बनाएँ, बच्चे घरों में भी शिक्षा लेते हैं। इसके लिए हमने पीछे एक वीडियो प्ले स्कूल के नाम से बनाया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि बच्चे घरों में भी शिक्षा लेते हैं और स्कूल में भी शिक्षा लेते हैं। तो जो सबसे पहला स्कूल होता है प्ले स्कूल होता है। और मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि गवर्नमेंट के पास में अभी कोई प्ले स्कूल नहीं है। भारत में प्ले स्कूल है लेकिन गवर्नमेंट के पास में कोई प्ले स्कूल नहीं है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और एक सिलेबस देना एक जोर ज़बरदस्ती वाला काम था और इसके खिलाफ में कोर्ट भी खड़ा हुआ है। लेकिन लोगों के बच्चे अंग्रेज़ों के ज़माने से ही प्ले स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो बड़े-बड़े अंग्रेज़ थे, जो बड़े-बड़े अंग्रेज़ों के बच्चे थे वो प्ले स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने उनके लिए फैसिलिटी कर रखी थी और विदेशों की पढ़ाई को देखते हुए यहाँ पे भी अब प्ले स्कूल का प्रचलन हो जाएगा। 2026 से प्ले स्कूल हर जगह चालू हो जाएंगे और सबके लिए प्ले स्कूल अनिवार्य भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये चिंता होना बिल्कुल जायज़ है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए प्ले स्कूल का चुनाव कैसे करें। ये मैं बिल्कुल सही मानता हूँ और कहीं पे प्ले स्कूल हैं और कहीं पे प्ले स्कूल नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि सबके बच्चे इस प्ले स्कूल में पढ़ेंगे। इसकी पढ़ाई की कोई डिग्री नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेते समय बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी तो हो जाती है वहाँ पे, और वो एक एक टाइप की ड्रामेबाजी ही होती है लोगों को बाहर निकालने का, लोगों को एडमिशन ना लेने का। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, जो माँ बाप हैं उनको किस किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए बेस्ट प्ले स्कूल को चूज करते समय, वो किन किन बातों का ध्यान रखें और उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल की शुरुआत करेंगे और अच्छा शिक्षित बनेंगे। अब कौन बच्चा क्या बनेगा यहाँ पे निर्धारित करना बिल्कुल सोचना भी गलत है, ना के बराबर है कि ये बच्चे क्या बन जाएंगे। ये तो थोड़ा बड़े होने के बाद ही पता चलेगा जब इनकी समझ डेवलप होगी। लेकिन शुरू से कोशिश करना और बच्चों को ऑफिशियल बना देना बिल्कुल गलत नहीं है। जो हम अपनी ज़िंदगी में सीख रहे हैं उसको हम ऑफिशियल तरीके से सीखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आगे चलते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उनको एक एक करके जानते हैं कि जो प्ले स्कूल है उनका चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अपने शरीर में दो पेट होते हैं। एक होता है हमारा दिमाग, जो हमारे गर्दन से ऊपर होता है, और एक हमारा होता है बॉडी। शरीर को जो भूख लगती है उसके लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारा अपना पेट भरने के लिए। और जो सिग्नल होता है दिमाग को ही जाता है, हमारा दिमाग ही बताता है कि हमको भूख लगी है। भूख की वजह से आज तक जो इनोवेशन हुए हैं और इंसान इंसान बन पाया है, वो भूख की वजह से ही बन पाया है। उसकी समझ भी भूख की वजह से ही डेवलप हुई है। धीरे धीरे करके उसका दिमाग जो डेवलप हुआ है भूख की वजह से ही डेवलप हुआ है। हमारा जो दूसरा पेट है सर, इसमें भूख तो लगती है, भूख इसके पास भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं लग पाता। और अगर ये दिमाग का पेट लोग नहीं भी भरते हैं तो आराम से लोगों की ज़िंदगी कट जाती है। नीचे वाला पेट वो भर लेते हैं, उनकी शरीर चलता रहता है लेकिन उनका दिमाग बंद हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों का प्ले स्कूल का सिलेक्शन करते समय हमें उनके एक दूसरे पेट को भरना है, उनको ऑफिशियल बनाना है, उनको शिक्षा देनी है, उनको ज्ञान देना है। इसके लिए जो सबसे पहली ज़रूरत होती है बजट। अब इस चीज़ का जिक्र बहुत लोग नहीं करते हैं, प्ले स्कूल के सिलेक्शन में लोग इसकी चीज़ का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी नया काम करने वाले होते हैं, हम अपने खाने का भी प्रबंध करते हैं, तो वहाँ पे भी आज की डेट में बजट की ही ज़रूरत होती है। हमारे पास खेती क्यों ना हो, अगर हमारे पास खेती ही होती है तो वहाँ पे भी हमें बजट की ज़रूरत होती है। आज की डेट में बजट के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो बजट को जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो प्ले स्कूल हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और बजट की ज़रूरत, बजट के लिए आपको वहाँ सोचना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे प्ले स्कूल हैं। तो वो प्ले स्कूल आपके बच्चे के लिए और आपके बजट के लिए कंपेटेबल हैं कि नहीं है, आप उतनी फीस उनकी जमा कर सकते हैं कि नहीं जमा कर सकते हैं। और औसत जो एक प्ले स्कूल है, औसत की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी सालाना फीस 50,000 रुपये के आसपास में है। मैं औसत की बात किया हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकती है, 1 लाख रुपए तक भी जा सकती है और थोड़ी कम भी हो सकती है।
ये जगह जगह पे डिपेंड करता है और उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं। तो अपने बजट को ध्यान रखें। आपके आप पास बच्चे कितने हैं, आपके पास बच्चा एक है कि दो है, उनको दोनों को बराबर ही शिक्षा हमको देनी है। ये नहीं कि आप बड़े वाले लड़के को एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया दिखावे के चक्कर में, और जब छोटे वाले लड़के की बारी आई तब आप एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन नहीं करवा पाए। तो मेन चीज़ बजट है। बजट का हमें ध्यान रखना है कि बजट मेरे पास है उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, नहीं उस हिसाब से आप प्ले स्कूल का चुनाव करें। अब बहुत सारे बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और अपने बच्चों को प्ले स्कूल में नहीं भेज सकते, या बहुत सारे लोग गरीब के साथ साथ में पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको ऑफिस क्या होता है और घर क्या होता है उनमें इनको अंतर ही समझ में नहीं आता। तो उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजना है। अगर जो आदमी पढ़ा लिखा है वो अपने बच्चे को ऑफिशियल बनाने के लिए उनको शिक्षक बनने की ज़रूरत है, वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, शिक्षक बनने की ज़रूरत है, यानी कि गुरु बनने की ज़रूरत है। और जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो इन स्कूलों में उनका एडमिशन करवाएं या किसी भी स्कूल में भेजें, तो वो अपने आप को छात्र बन जाएं, स्टूडेंट बन जाए, मीन्स बच्चा बन जाए। जब वो बच्चा पढ़ने जाए और पढ़ के लौटे तो उनसे पढ़ाई करें। वो बच्चा उत्सुक रहेगा, जब स्कूल में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा कि जब मैं घर जाऊँगा तो मुझे माँ बाप को बताना भी है, उनको पढ़ाना है। उनको डांटे नहीं, उनके साथ में आप स्टूडेंट बने। वो बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के आएंगे और अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे भी। जब स्कूल चालू हुए थे, जब ये प्ले स्कूल चालू हुए थे या शिक्षा की पद्धति चालू हुई थी या लोगों में जब दिमाग डेवलप हुआ था तब कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सब लोग अनपढ़ ही थे। और उनमें से कुछ लोग पढ़े लिखे और कुछ लोग पीछे छूट गए, तो इनके प्रति में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और बजट एक मेन फंडा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको डिग्री ना मिल पाए लेकिन वो अच्छा करेंगे। तो अगर ये प्ले स्कूल में अपने बजट के हिसाब से आप ये प्ले स्कूल की प्लानिंग करें कि साल भर में इसकी फीस जमा कर पाऊंगा, मेरे बच्चे प्रॉपर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो ये बजट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने औसत बजट बता दिया और इस बजट के बारे में सोच के ही अपने बच्चे को आप प्ले स्कूल में डालें। अब अमूमन ये बात बिल्कुल सही है कि जिनके पास पैसे की कमी रहती है उनके बच्चे अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे स्कूलों में नहीं जा पाते। ये बात बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को चेंज करेंगे, अगर आप इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहेंगे, आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपका बच्चा बिल्कुल बेहतर कर सकता है। बहुत सारे गाइडर हैं जो आपका गाइड कर देंगे और आपका बच्चा आपके जीवन में सबसे ज़्यादा बेहतर करेगा। गरीब घरों के बच्चे भी आईएएस बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गरीब घरों के बच्चे आईएएस नहीं, लेकिन उन घरों के माता पिता थोड़े से एक्टिव हैं उनके पढ़ाई के प्रति। बस उतने एक्टिव बन जाइए और एक अमीर आदमी का बच्चा भी अच्छा करेगा, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी अच्छा करेगा और एक गरीब आदमी का भी बच्चा अच्छा करेगा। अगला पॉइंट जो होता है, जो सेंटर होते हैं, जो प्ले स्कूल के सेंटर होते हैं, इनकी दूरी का सवाल आता है कि ये कितनी दूर होने चाहिए। अब जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो हमारे पास यानी माता पिता के पास में ही रहना पसंद करते हैं और अक्सर बच्चों 99% बच्चों का पालन पोषण उनके माता पिता के पास ही होता है। और ज़्यादातर बच्चे जो 6 साल के बच्चे होते हैं माँ के गाइडेंस में ही रहते हैं, माँ के पास ही रहते हैं। तो जो माँ की छवि होती है उन बच्चों में सबसे ज़्यादा पड़ती है, कोई रोक नहीं सकता। जिसके पास जो बच्चा रहता है उसकी छवि सबसे ज़्यादा पड़ती है और ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आपको डिस्टेंस का ध्यान रखना है। अगर कई सारे प्ले स्कूल हैं और उसमें से अच्छे हैं, कुछ ख़राब हैं, कौन से में आपके बच्चे को डालना है, तो मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए या मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस आपके घर के बगल में ही प्ले स्कूल होना चाहिए। ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई, घर में नहीं होना चाहिए। अगर प्ले स्कूल घर में हो गया तो वो भी गलत है। आपका ऑफिशियल होना और नॉन ऑफिशियल होना कभी फ़र्क पता नहीं चलेगा और आप अपने आप को ना मैनेज कर पाएंगे ना अपने बच्चे को मैनेज कर पाएंगे। तो आपका बच्चा ऑफिशियल होने में दिक्कत होगी और नॉन ऑफिशियल होने में दिक्कत होगी। और इन प्ले स्कूलों में अपने बच्चों को हम ऑफिशियल होने के लिए ही भेजते हैं। तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर होनी चाहिए। 2.5 किलोमीटर मैंने क्यों तय किया है, मैंने किसी बुक में नहीं देखा है कि कितनी दूरी होनी चाहिए। एक इंसान को दिन में कम से कम स्वास्थ्य के हिसाब से 5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। तो जब कोई माँ या कोई गार्जियन अपने बच्चे को रिसीव करने जाएगा, छोड़ने जाएगा, अगर उसके पास जो साधन वहाँ चलते हैं उसकी फीस जमा करने के पैसे नहीं है तो अपने आप को बजट में मेंटेन भी कर सकता है। और ये सबके ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। अगर उनके पास टाइम है तो 2.5 किलोमीटर आप पैदल जाएं, इन बच्चों को गोदी में उठाएं और जब 10 किलो का या 5 किलो का वेट आप उठाएंगे और उसको लेके चलेंगे, दौड़ेंगे या चलेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका बच्चा भी अच्छा रहेगा और वो रास्ते में कुछ सीखता हुआ भी आएगा और आप भी अच्छे रहेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मत रखिए।
नहीं बच्चे को लाने में ले जाने में प्रॉब्लम होगी, और एक नॉर्मल इंसान इससे ज़्यादा डेली बेसिस पे पैदल चल भी नहीं सकता है। तो मिनिमम दूरी आपके घर के बगल में, घर नहीं, घर में स्कूल नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम दूरी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर आना, और एक इंसान आराम से पैदल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पैदल चलेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अब अगली चीज़ सिलेक्शन करने में आती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपके घर में जैसे आप अपने बच्चे को रखते हैं, हर कोई अपने बच्चे को अपने घर से बेहतर रखना चाहता है कि बच्चे जाएं ऑफिशियल बने, और घर से हमेशा ऑफिस बेहतर रहता है। सबका घर, उनके घरों से उनका ऑफिस बेहतर है हर किसी आदमी का, और वहाँ एक इन्वायरमेंट क्रिएट है। तो इन्वायरमेंट में वहाँ स्कूल में साफ़ सफाई होनी चाहिए, और जो इक्विपमेंट, जो एसेसरीज, जो खेलने के सामान वहाँ होने चाहिए वो होने चाहिए। सबसे बड़ी स्वच्छता ही है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट स्वच्छ होना चाहिए, तभी आपका बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से वो आगे बढ़ेगा। और पढ़ाई के लिए बच्चा नहीं जाता, कुछ बेसिक सीखने के लिए जाता है, और खेल खेल में वो पढ़ाई करता है, मीन्स ऑफिशियल होना चाहता है। तो यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी आप इस स्कूल का अगर सिलेक्शन करें तो जो क्लासरूम बने हुए हैं उनको एक बार देखें कि हमारे बच्चे के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, यहाँ मेरा बच्चा अच्छे से रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, और अच्छे से सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी इसका अंदाज़ा लग जाएगा, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं इसका अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। और जिन स्कूलों की जो प्ले स्कूल है, अगर उनकी दीवारें गंदी हैं, वो खुद उखड़ी हुई हैं, तो बच्चा क्या वहाँ पे सीमेंट निचोड़ेगा। मिट्टी तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन सीमेंट फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों का अंदाज़ा आराम से लगाया जा सकता है, और इसी लेवल पे सोचना भी ज़रूरी है। अब अगली चीज़ क्या आती है, अगली चीज़ आती है सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा। तो आपको प्ले स्कूल का चुनाव करते समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सुरक्षा है। बच्चे पर निर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सेल्फ निर्भर किस पे रहते हैं, ये अक्सर बच्चे अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये इनकी सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए, जैसी सुरक्षा माँ दे पाएगी वैसी सुरक्षा वहाँ पे होनी चाहिए। अब हर एक माँ ये सोच सकती है कि कैसी सुरक्षा हम दे पाते हैं, और वैसी सुरक्षा हमारे बच्चे को नहीं है। अब सुरक्षा के अलग अलग मायने हो सकते हैं। अब कोई मंत्री है, कोई जिलाधिकारी है, कोई बड़े बड़े पोस्टों पे काम करता है, तो उसके लिए और भी सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं, बच्चा किडनैप ना हो जाए। तो सुरक्षा के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा के असली मायने हैं कि उनको जो भी वहाँ खाने पीने के लिए मिल रहा है, वहाँ पे वो जो चलते फिरते हैं, जैसी माँ केयर करती है वैसा ही केयरिंग नेचर का स्कूल होना चाहिए, वैसी ही सुरक्षा बच्चे को होने चाहिए, और वैसे ही सुरक्षा में बच्चे अच्छा डेवलप करेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे, और उनमें डर की भावना नहीं पैदा होगी। अगर वो असुरक्षा महसूस करेंगे तो पूरी ज़िंदगी के लिए उनमें डर की भावना पैदा हो जाएगी। अगली चीज़ आती है सिलेबस। अब सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, इनके लिए सिलेबस भी मायने रखता है। अब सिलेबस तो हमारे घरों में नहीं है, घरों में हम इनको बच्चों को सिखा देते हैं कि किचन क्या है, बाथरूम क्या है, पेड़ क्या है, हमारा बकरा क्या है, हमारी गाय क्या है, वही चीज़ सिखाया जाता है। जो बच्चे सीखने लायक होते हैं वही चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन वहाँ एक सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है, और हम अपने घरों में बच्चों को कभी भी सिलेबस नहीं दे सकते। तो जो सेंटर हैं, जो प्ले स्कूल हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं जो मेन स्कूल होता है उसी के नीचे लोअर वाली क्लास में लोग बिजनेस को अच्छा ग्रो करने के लिए प्ले स्कूल भी जोड़ देते हैं उसके साथ में। तो उनमें सिलेबस है कि नहीं है, इस बात को एश्योर करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अपने गांव के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, अभी तक सरकार के पास में उनमें कोई सिलेबस नहीं था, क्योंकि शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो एक ड्रॉबैक था। अब सिलेबस डाल दिया जाएगा 2026 के बाद में। अभी जैसे ही ये पॉलिसी लागू होगी, जो हमारी 2020 वाली नई शिक्षा नीति आई है, ये जैसे ही लागू होगी और ये वाले सिलेबस उनमें भी डाल दिए जाएंगे, और सारे बच्चों के लिए ये 3 साल से 6 साल की पढ़ाई अनिवार्य कर दी जाएगी, और पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। तो सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, और इन सिलेबस के बारे में पूछताछ करके आराम से पता किया जा सकता है। अगली जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आता है प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट में तीन तीन लेवल होते हैं इन प्ले स्कूलों में। एक होते हैं सेंटर ओनर, जो सेंटर को खोलते हैं, वो किस नेचर के होने चाहिए, उनका बच्चों के प्रति बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और गार्जियन के प्रति भी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और ये बातचीत करने के बाद में, और लोग जो आसपास लोग रहते हैं उनसे रिस्पॉन्स लेने के बाद में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। कोई सेंटर ओनर स्कूल इसीलिए खोलता है पैसे कमाने के लिए और अपनी जीविका यापन करने के लिए, उसे पूरा अधिकार है जीविका यापन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग उसको बिजनेस के तौर पे देखते हैं। और बिजनेस तो है ही, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, एक अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है, और उनको बिजनेस करने का पूरा राइट्स भी है। अगर इतनी मेहनत करते हैं तो उनको पैसा कमाने का राइट्स है, बिल्कुल है, कोई गलत चीज़ नहीं है।
लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, सिलेबस को ग्रहण करें कोई ना ग्रहण करें, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को केवल पैसे से ही मतलब है। तो वो सेंटर ओनर कभी भी इन बच्चों के लिए अच्छा नहीं हो सकते और एक अच्छा इन्वायरमेंट का क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उस सेंटर ओनर के बारे में जानना पड़ेगा। अगला आता है टीचिंग स्टाफ। अगला आता है टीचिंग स्टाफ। वहाँ पे दो तरीके के स्टाफ होते हैं, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है स्कूल वो प्ले स्कूल में, और एक टीचिंग स्टाफ होता है जो बच्चों को सिलेबस की प्रशिक्षण देते हैं और खेल का जो प्रशिक्षण देते हैं, जो सिखाते हैं, उनको टीचिंग स्टाफ कहा जाता है। ये वास्तव में हर प्ले स्कूलों में होते हैं और ये किस तरीके की पढ़ाई लिखाई किए हैं, इनका अनुभव कैसा है, इनके पास वास्तव में डिग्री है कि नहीं है, और डिग्री है तो कौन से स्कूल से है। क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र ऐसे चल रहे हैं जो जुगाड़ू हैं। जुगाड़ से लोग अपनी पढ़ाई कर लेते हैं और बाद में वही लोग धक्के खाते फिरते हैं। बिल्कुल गारंटी की बात है, जो लोग ऐसे स्कूलों में पढ़ाएंगे वो आपके बच्चों को कभी भी ट्रेनिंग नहीं दे सकते। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जो टीचिंग स्टाफ है इनके बारे में आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। इनकी शिक्षा दीक्षा, अगर एक अच्छे स्कूल में इनकी शिक्षा हुई होगी तो ये आपके बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग ही देंगे। और एक होता है नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन लोग आते हैं? नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है, सबसे पहले जो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होते हैं कौन? जो बच्चों की देख रेख करते हैं, जो उनकी सपोर्ट करते हैं। और इन स्कूलों में देख रेख करने वालों की संख्या, जो पढ़ाने वालों की संख्या है, उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। और ये अमूमन एक आंकड़ा है, अभी अलग अलग प्ले स्कूलों में कैसे सुरक्षा किसको चाहिए। वैसे तो एक बच्चे की देख रेख एक ही आदमी कर सकता है। ये बिल्कुल सत्य है कि एक बच्चे की देख रेख दो आदमी ने एक आदमी, अगर ये एक आदमी की जिम्मेदारी पे दो बच्चे डाल दिए जाएंगे तो उन बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं हो पाएगी, उनकी केयरिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और उस आदमी के ऊपर लोड भी बढ़ जाएगा। तो जो क्षमता है एक बच्चे की है, लेकिन जो मिनिमम अभी आंकड़ा लगाया गया है, एक बच्चे पे 8 बच्चे पे एक केयर टेकर, उनको केयर टेकर बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर इनको यशोदा बोला जाए तो गलत नहीं होगा। तो इन बच्चों को ऐसी शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि जो ये हमारी यशोदा है, जो हमारी माँ के बाद में दूसरी माँ है, वो केयर टेकर ही है। अभी हाल में एक बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में एक बड़ा ऑफिसर बन गया था। तो जब सबसे पहले वो स्कूल में गया तो अपनी केयर टेकर को ही उसने प्रणाम किया। बिल्कुल वो बच्चा सही था, एकदम से गलत नहीं था। बहुत लोग उनको हीन भावनाओं से देखते हैं। तो ये केयर टेकर हमारी यशोदा तो हैं, हमारी माँ तो हैं, जो हमारी केयर करती हैं। और वो 2 घंटे 3 घंटे वो उनकी सुरक्षा में हम रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। तो जो वो बच्चा, उस बच्चे को मैं शिक्षित मानूंगा। वो जोर ज़बरदस्ती से उसका पाँव नहीं छुआ था, उसने अपनी शिक्षा को देखते हुए कि उसने केयर टेकिंग की थी और अपनी शिक्षा, वो बच्चा शिक्षित माना जाएगा। एटीट्यूड में रहने वाले लोग, ईगो में रहने वाले लोग कभी शिक्षित नहीं माने जाएंगे और इनकी शिक्षा पे हमेशा सवाल खड़ा होता रहेगा। या तो उनको शिक्षा दी नहीं गई है या तो उनकी समझ पैदा नहीं हुई है। तो ये जो हमारी यशोदा है स्कूल की, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में प्ले स्कूल में। तो इन केयर टेकर के बारे में गार्जियन को जाना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या बच्चे को नरिश कर लेंगी, क्या बच्चे को केयरिंग कर लेंगी, क्या केयर कर पाएंगी। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इनके बारे में गार्जियन को जानना बहुत ज़रूरी है। अगले आते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन आते हैं? जो क्लीनिंग करते हैं, जो वहाँ पे सफाई करते हैं। और उनका बहुत, वो सफाई नहीं करते, वो आपके बच्चों की इतनी अच्छी केयरिंग करते हैं। और उनको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उनको रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं प्यून्स हैं, चपरासी हैं, पानी भरते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत भावना है और ये हमारी शिक्षा नहीं, ये हमारा ईगो बोलता है और हमारी अशिक्षा बोलती है। वो प्यून्स नहीं है, वो हमारे स्कूल के लिए क्लीनिंग कर रहे हैं। तो उनको रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है और बड़े होने के बाद में उनको रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक गेट कीपर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो बच्चा जब सबसे पहले में घुसता है तब वो क्या करता है? गुड मॉर्निंग करना सिखाता है, नमस्कार करना उनको सिखाता है। उस नमस्कार का क्या मतलब है? उस नमस्कार का मतलब है कि जब आप ऑफिस में बैठोगे, वो तो बेचारा अपनी कम पढ़ाई लिखाई करने की वजह से एक बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन अपनी कम पढ़ लिखना परिस्थिति जो भी रही हो, लेकिन आपको गुड मॉर्निंग सिखा रहा है अगर वो, तो जब आप ऑफिस में जाएंगे, कार्यालय वाले बनेंगे और आपको कार्यालय के लिए वो स्कूल तैयार हो रहा है, तब वो आदमी आपको भी गुड मॉर्निंग करेगा और उसका अनरिस्पेक्ट बिल्कुल भी ना करें। मैं देखा हूँ बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, जब वो गुड मॉर्निंग करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी वो लोग नहीं देते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं वो लोग। और वो पैसे की वैल्यू को ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए उनको रिस्पॉन्स नहीं देते। वो वही लोग हैं जो आपके स्कूल में पहली बार आपको गुड मॉर्निंग करना सिखाया था और आपको गुड मॉर्निंग की वैल्यू मिल रही है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। दूसरे आते हैं जो बस चलाने वाले लोग होते हैं। अब आईटी डिपार्टमेंट भी टेक्निकल स्टाफ में आ गया है, जो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। और जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो वीडियोग्राफी वाले क्लासेस चलती हैं,
तो इन लोगों का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर एक बस का ड्राइवर सिगरेट पीता हुआ अपनी बस को चलाएगा तो कभी भी वो बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, वही देखते हुए जाएंगे और उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो नॉन टीचिंग स्टाफ उसका कैसा है, ये बात भी गार्जियन को देखना बहुत ज़रूरी है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बेटा एक वकील बनेगा और आपका बेटा एक डॉक्टर बनेगा, आपका बेटा एक अच्छे अध्यापक बनेगा। ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं और अगर उनमें समझ पैदा नहीं हुई है, वो एजुकेट नहीं हुए, मेरे साथ चले। और अपने देश की जो सबसे बड़ी व्यवस्था मानी जाती है वो न्यायपालिका मानी जाती है। न्यायपालिका पे बहुत लोग भरोसा करते हैं। मेरे साथ आप कचहरी में चलिए और लॉ की डिग्री आप इंग्लैंड से लेके आइए और मेरे को पहली बार चलिए और वहाँ पे आप एक पेपर खरीद के मेरे को दिखा दीजिए और आप एक पैसे मत दीजिए। और जितने रुपए का पेपर है उतने रुपए का पेपर आप विद इन टाइम खरीद के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा कि आपकी डिग्री कैसी है। जो हमारे भारत देश में सब्जी की बाजार लगती है उससे भी बदतर हालत है हमारी न्यायपालिका की। बिल्कुल सही बात है। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा संविधान है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पता नहीं ये न्यायपालिका ने बना दिया है या पता नहीं लोगों ने बना दिया है। जहाँ पे गायें चरती हैं और भेड़ बकरियाँ रहती हैं उससे भी बुरा हाल है। एक स्टैंप लगवाने के लिए, एक ठप्पा लगवाने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको लगाने के लिए पढ़े लिखे लोगों से लोग पैसे ले लेते हैं। वो है कचहरी, ये है कोर्ट। तो अगर आप समझ डेवलप नहीं करेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। और अपने लाइफ में आप सबसे ज़्यादा सक्षम बनिए और इन बच्चों को भी सक्षम बनाइए जो अपने जीवन को समझ सकें और अपने आप को समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई सोच के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।